नमो नमः छात्रों, करणी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका संस्कृत विषय का एजुकेटर ओपी पटेल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, आज हम संधि का ही एक भेद पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने संधि का प्रथम भेद अर्थात स्वर संधि पढ़ी थी। आज हम स्वर संधि का दूसरा भेद अर्थात व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र, व्यंजन संधि से क्या तात्पर्य है, यानी व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा व्यंजन संधि किसे कहते हैं। मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। यानी व्यंजन के स्थान पर यदि कुछ भी परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन में होगा। यानी व्यंजन में परिवर्तन होता है तो वहां पर संधि कौन सी बनती है, व्यंजन संधि। तो इसकी संस्कृत में परिभाषा बनती है, यदा व्यंजनात् परे स्वर व्यंजनम वा आयाति तदा व्यंजनम संधि भवति। यदि स्वर व्यंजन से परे, किससे परे, व्यंजन से परे यदि स्वर हो या वा यानी अथवा व्यंजन हो, कोई भी हो, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन ही, तब व्यंजन संधि होती है। अर्थात व्यंजन से परे स्वर अथवा व्यंजन आने पर होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन से परे क्या हो, स्वर अथवा व्यंजन हो, व्यंजन से परे स्वर अथवा व्यंजन हो तो संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि। अब जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि में है, यानी व्यंजन वर्ण में ही होगा। हमने अभी तक जो संधि पढ़ी थी जिसका नाम स्वर संधि था, वहां हमने देखा था कि स्वर से परे भी क्या हो, स्वर हो, तब जाके क्या बनती थी, स्वर संधि होती थी। स्वर से परे स्वर आने पर स्वर संधि होती थी। लेकिन अब व्यंजन से परे कुछ भी हो, कोई भी वर्ण हो, तब व्यंजन संधि होगी। तो परिवर्तन होगा वो इस व्यंजन में होगा, जो भी परिवर्तन होगा वो, यानी प्रथम पद, ये जो प्रथम पद है और ये जो दूसरा पद है, जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा वो व्यंजन वर्ण होगा, यानी हलंत आएगा। ये मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है इस व्यंजन संधि के अंदर कि व्यंजन संधि का जब भी विच्छेद करेंगे तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें हलंत लगाना ना भूले। हलंत लगाएंगे तभी वो व्यंजन बनेगा। तो आओ हम शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि का पहला भेद, जिसका नाम है सचुत्व संधि। प्रथम संधि है सचुत्व संधि। व्यंजन संधि का पहला भेद सचुत्व। इसका सूत्र है स्तो सचुना सचु, स्तो सचुना सचु। ये सूत्र यह कहता है स्तो से परे यदि सचु हो तो स्तो के स्थान पर क्या आदेश होता है, सचु। और सचु आदेश होने के कारण संधि का भी क्या नाम रख दिया गया, सचुत्व संधि। अब इसमें दो नए शब्द आए, स्तो और सचु। स्तो का तात्पर्य है स और त वर्ग। देखो स्तो में पहला वर्ण क्या है, आधा स, तो यहां पर हो गया स। तो का है अर्थ है त वर्ग। क्या अर्थ है, त वर्ग, त थ द ध न, वर्ग। देखो साथियों कि संस्कृत के अंदर 5 वर्ग होते हैं, क च ट त और प। ये 5 वर्ग कहलाते हैं और एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5। तो ये जो त वर्ग है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, त थ द ध न। तो इस्तो का क्या अर्थ हो गया, स और त वर्ग। सचु का अर्थ क्या हो गया, ये तालव्य श और चु यानी च वर्ग, यानी च वर्ग, च च छ ज झ य, तो वर्ग यानी 5 वर्णों का एक समूह च वर्ग। तो सचु का अर्थ क्या हो गया, तालव्य श और च वर्ग। तो स्तो के स्थान पर क्या आदेश होता है, सचु। यानी ये जो स है, दंत्य स, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य श में। त किस में परिवर्तित हो जाएगा, च में। थ किस में परिवर्तित हो जाएगा, छ में। द किस में परिवर्तित हो जाएगा,
ज में, ध किस में परिवर्तित हो जाएगा, झ में, और न किस में परिवर्तित हो जाएगा, य में। ऊपर स्तों के जो वर्ण है वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, शचु। अर्थात स्तों से परे शचु आने पर स्तों के स्थान पर शचु आदेश होता है। मुख्य रूप से अब ये ध्यान में रखना है कि जो ये शचु वाली जो 6 वर्ण है, यदि इन 6 वर्णों में से कोई भी 2 वर्ण, इन शचु वाले वर्णों में से कोई भी 2 वर्ण यदि पास पास में आते हैं, तब वहां पर कौन सी संधि होती है, सचुत्व संधि। यानी इन 6 में से कोई भी एक ही वर्ण 2 बार आ सकता है, या कोई भी 2 वर्ण यदि पास पास में आता है तो वहां पर संधि कौन सी होती है, सचुत्व। और वहां दोनों वर्णों में से जो व्यंजन वर्ण होगा, जो आधा वर्ण होगा, उस आधे वर्ण में ही विच्छेद होगा। और आधे वर्ण में क्या है, ऊपर जो ये है स्तों वाले वर्णों का आदेश होगा। जैसे मैं अब एक एक उदाहरण ले रहा हूं यहीं पर। जैसे मैंने लिखा रामश्च, क्या प्रिय विद्यार्थियों इसमें सचु वाले कोई वर्ण है, श और च वर्ग में से है, बिल्कुल है। कौन सा है, श और च। अर्थात अब ये किस संधि का उदाहरण बन गया, अब ये सचुत्व संधि का। यानी सचु वाले श और च वर्ग में से कोई भी 2 वर्ण पास पास में आए और दोनों में से एक यदि व्यंजन वर्ण हो तो वो सचुत्व संधि का उदाहरण होता है। जो व्यंजन है, जो आधा है, इसमें आधा कौन सा है, ये तालव्य श, ये आधा है, तो यहां पर विच्छेद होगा। अब विच्छेद क्या होगा, देखो श किसके स्थान पे आ रहा है, दंतीय स के, तो यहां पर हो जाएगा दंतीय स, तो क्या हो जाएगा, राम स और हलंत और च, रामस च, रामस। अब साथियों ये ध्यान रखना कि जब भी हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि का भले ही कोई भेद होगा, तो इस प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है इसको हलंत करना ना भूले। यदि आपने यहाँ हलंत नहीं किया तो ये व्यंजन नहीं रहेगा, और ये जब व्यंजन नहीं रहेगा तो ये व्यंजन संधि कभी नहीं हो सकती। ये देखो स किस में आता है, स्तों में, उसके परे क्या है, च किस में आता है, शचु में। तो क्या स्तों से परे शचु है, बिल्कुल है, नियम के अनुसार है। तो क्या करेंगे, स्तों के स्थान पर क्या आदेश होगा, शचु आदेश। यानी स के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंत्य की जगह क्या हो जाएगा, तालव्य श, यहाँ पर हो जाएगा आधा ईश। वापस मिलाओ, देखो राम, ये हो गया राम, ये अब आधा श, क्योंकि अब ये दंत्य नहीं रहा, आदेश हो गया सचु, उसके बाद च, तो ये हो गया रामश्च, ये पद बन गया। और उदाहरण ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिया उज्जवल। क्या सचु वाले कोई भी 2 वर्ण पास पास में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, ज, ये जो ज है वो एक ही वर्ण 2 बार आ रहा है, और ज किस में आता है, सचु में आता है। एक ही वर्ण 2 बार आ रहा है, अर्थात दोनों में से एक आधा होना चाहिए, बिल्कुल, तो इस सचुत्व संधि का उदाहरण होगा। और ज किसके स्थान पे आता है, द के, तो वहां पर हम क्या करेंगे, द लिखेंगे संधि विच्छेद करते समय, तो क्या हो जाएगा, उदधन ज्वलः, क्या बन जाएगा, उदधन ज्वलः। अब देखो क्या था, उद, द किस में आता है, स्तों में, द किस में आता है, स्तों में। और ज किस में आता है, सचु में। क्या स्तों से परे सचु हैं, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, स्तों के स्थान पर सचु आदेश, यानी इस द के स्थान पर क्या लिखेंगे, द के स्थान पर ज, तो इस द के स्थान पर मैंने लिख लिया ज। वापस मिलाओ, देखो उ, अब ये द तो नहीं रहा, ये आधा ज आएगा, और आगे क्या है, ज्वल। मुख्य रूप से छात्रों उज्जवल में यही ध्यान रखना है कि दोनों ही जो ज है वो आधे यानी व्यंजन होते हैं, दोनों ही व्यंजन होते हैं, ज पूरा दोनों में ही नहीं आता है। इसके अलावा और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे ये सचु वाले वर्णों की या तो आवृत्ति यानी 2 बार या 2 वर्ण पास पास में आते हैं। सचित, क्या सचु वाले वर्ण हैं, बिल्कुल है। कौन से हैं, दोनों ही च है।
दोनों ही च शचुत्व में आते हैं, शचु में आते हैं। तो अब दोनों में से क्या एक व्यंजन है? बिल्कुल है। कौन सा है? च है। च किसके स्थान पे आता था? तालव्य श, दंतीय त के स्थान पे, दंतीय त, तो क्या हो जाएगा? सत। च किसके स्थान पे? त के, तो सत धन चित्त। रामश चिनोति, चिनो, रामश चिनोति। अब इसमें क्या शचु वाले दो वर्ण हैं? बिल्कुल है, श और च। श आधा है, किसके स्थान पे आता है? दंत्य स के, स हो जाएगा, तो पद बन जाएगा रामस धन चिनोति। उसी प्रकार से सच्छात्र, तो च और छ शचु के दो वर्ण आ रहे हैं, तो च किसके स्थान पे आता है? त के, तो हो जाएगा सत धन छात्र। उच्छेद, तो च और छ, तो च किसके? त के, तो उत धन छेद। एक विद्यार्थियों मुख्य रूप से ध्यान ये रखना, इसके मिलते जुलता एक शब्द आता है विच्छेद। इसका संधि विच्छेद ये सचुत्व संधि का उदाहरण नहीं बनेगा, भले ही ये च और छ है, च या छ है, ये उदाहरण नहीं होगा। ये इसका हम ये वित्त धन छेद ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये च का आगम होता है। इसका संधि विच्छेद होगा वो वी धन छेद। च का यहाँ क्या होगा? आगम होगा, च जुड़ेगा, च का आगम यानी त आएगा और त किस में परिवर्तित हो जाएगा? च में। ये तुकागम संधि है, यहाँ पर नहीं है। तो इस ऐसे उदाहरणों का आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है कि क्या ये उच्छेद शत्रुत्व का उदाहरण है, तो क्या विच्छेद भी होगा? नहीं, विच्छेद इसका उदाहरण नहीं है। विच्छेद तुकागम संधि, इसको हम तुकागम संधि कहते हैं, तुकागम। नेक्स्ट उज्ज्वल का हमने अध्ययन कर लिया। सज्जन, तो ज और ज शत्रुत्व के दो वर्ण आ रहे पास पास में, तो ज किसके स्थान पर आता है? द के, तो सद धन जनः। और विपद जालम, तो विपद धन जाल या जालम, विपद जालम। तो इस प्रकार से हमने सचुत्व संधि की उदाहरण देखे। एक बार पुनः सचुत्व संधि का हमें ध्यान रखना कि क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, क्या क्या याद रखना है। तो यदि श, च, छ, ज, झ और य, इन 6 वर्णों में से कोई दो वर्ण पास पास में आते हैं और दोनों में से एक यदि व्यंजन हो या दोनों ही व्यंजन हो, तब वहां पर सचुत्व संधि होती है। और सचुत्व संधि में जो व्यंजन वर्ण है, इन जो दो वर्ण आ रहे हैं, इनमें से जो व्यंजन है, जो आधा वर्ण है, वहीं पर संधि विच्छेद होगा। और उस संधि विच्छेद करते समय वहां पर इस्तो वाले वर्ण आएंगे। इस्तो वाले यानी स, त वर्ग, त, थ, द, ध और न, इनमें से विच्छेद में आएगा। अब हम व्यंजन संधि का दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है षटुत्व संधि। पहले हमने कौन सी पढ़ी? सचुत्व संधि। अब हम अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि का दूसरा भेद षटुत्व संधि। क्या है सूत्र छात्रों इसका? इस्तो षटुनाष्टु, इस्तो षटुनाष्टु। ये सूत्र ये कह रहा है यदि इस्तो से परे षटु हो तो इस्तो के स्थान पर षटु आदेश होता है। और षटु आदेश होने के कारण संधि का क्या नाम रखा गया? षटुत्व संधि। इसमें दो नए शब्द आए, इस्तो और षटु। तो इस्तो का तात्पर्य, इस्तो तो हमने पढ़ रखा है, इस्तो का अर्थ क्या है? स यानी ताल दंत्य स, और तो यानी त वर्ग, त, थ, द, ध और न। षटु में श मूर्धन्य श और टू यानी ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इस्तो के स्थान पर षटु आदेश, तो स के स्थान पर श,
त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ, न के स्थान पर ण आदेश होता है। अर्थात स्तो से परे शटु आने पर स्तो के स्थान पर क्या आदेश होता है? शटु आदेश होता है। शटु वाले वर्णों की पुनरावृत्ति होने पर शटुत्व संधि होती है। यानी अब हम शचुत्व में जैसे शचु वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, यानी अब यहाँ पर इस शटु के जो ये 6 वर्ण हैं, इन 6 वर्णों में से कोई भी 2 वर्ण यदि पास पास में आते हैं, 2 वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, एक ही वर्ण दोबारा आ जाए या कोई 2 अलग अलग पास में आ जाए और दोनों में से जब एक व्यंजन होगा तब वहां पर कौन सी संधि पढ़ेंगे? वहां पर शटुत्व संधि होगी। और दोनों में से जो व्यंजन वर्ण होगा, जो आधा होगा, वहां पर ऊपर स्तो वाले वर्ण का विच्छेद करते समय यहाँ पर वो आएंगे, स्तो के वर्ण आएंगे। उदाहरण के रूप में यदि मैं ले रहा हूं तो जैसे मैंने लिया इष्ट, इष्ट। अब इसमें क्या इस शटु वाले कोई 2 वर्ण पास पास में है? बिल्कुल है। कौन से हैं? श और ट, श और ट है। तो और दोनों में से एक व्यंजन है, वहीं से शब्द का विच्छेद होगा। तो यहां पर क्या होगा? इसका विच्छेद, अब ये श किसके स्थान पे आ रहा है? स के, तो इसका इस धन ट, ये भी हो सकता है। और दूसरा इसका ऑप्शन है, यदि इस व्यंजन वर्ण को अपन न बदले, परिवर्तित करें, तो हम किस में विच्छेद करेंगे? ट में। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इश, क्योंकि ये एज इट इज रख लिया। अब ट किसके स्थान पे आ रहा है? त के, तो यहां पर हो जाएगा इश धन त। तो ये इसका सही अर्थ, सही विच्छेद होगा, इश धन त। ये भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन सही अर्थ इश धन त। दोनों में से किसी को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब देखो, स था, यदि स को बदले तो ट को नहीं बदलना है, और यदि स को नहीं बदले तो फिर ट को। इन दोनों में से एक वर्ण का विच्छेद करेंगे तो एक बदलेगा, दूसरा एज इट इज वापस रहेगा। यदि आपने श, मूर्धनी श को बदला तो ट को नहीं बदलना है। ये श को यदि नहीं बदल रहे हो तो ट को बदलना है। जैसे मैंने लिखा उडयनम, क्या इसमें शटु वाले किसी 2 वर्णों की आवृत्ति हो रही है श और ट वर्ग में से? बिल्कुल। कौन कौन से आ रहे हैं? एक ही वर्ण दोबारा आ रहा है, ड और ड। तो शटु के वर्ण आ रहा है, इसका मतलब संधि कौन सी होगी? शटुत्व। दोनों में से जो व्यंजन है वहीं से विच्छेद करेंगे। ड, ये ड किसके स्थान पे आ रहा है? द के। तो अब विच्छेद के समय अब ड नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला स्तो वाला वर्ण आएगा, तो क्या लिखेंगे? उद धन डयनम, उद धन डयनम। द किस में आता है? देखो, द आ रहा है स्तो में। आगे क्या है? ड किस में आ रहा है? देखो, शटु में। तो क्या स्तो से परे शटु है? बिल्कुल है। तो क्या करेंगे? स्तो के स्थान पे शटु, स्तो के स्थान पर शटु, यानी जो द है, द किस में परिवर्तित होगा? अब देखो, ड में। तो इस द के स्थान पर मैंने क्या लिख लिया? आधा ड। वापस मिलाओ, देखो उ, अब न द नहीं आएगा, क्या आएगा? आधा ड और डयनम, डयनम। तो पद क्या बन गया? उडयनम, उडयनम। इस प्रकार से आगे उदाहरण हम देख रहे हैं। जैसे रामषष्ठ, ये ठ है, रामषष्ठ। तो इसमें देखो श 3 बार आ रहा है। तो अब सावधानी हमें ये रखनी है कि सार्थक विच्छेद होना चाहिए। तो ये 2 बार आ रहा है श, मूर्धन्य श, तो संधि कौन सी होगी? शटुत्व, क्योंकि शटु के उदाहरण है। अब ये श किसके स्थान पे आता है? ये स्थान पे दंत्य स के, तो हो जाएगा रामस धन षष्ठ। स के बाद श, तो स किस में परिवर्तित होगा? मूर्धन्य श। रामश टीकते, तो यहां पर भी श, और यानी कहने का मतलब
और ट वर्ग, इनमें से कोई वर्ण आएगा तो वहां पर षटोत्तर संधि होगी। तो यहाँ पर श और ट वर्ग है, तो श आधा है, व्यंजन है, वहीं से शब्द का विच्छेद होगा तो क्या होगा? स। तो रामस, रामस स हो जाएगा, रामस धन टीक। यानी ये हलंत करना नहीं भूले, मुख्य रूप से बस ये ध्यान रखना है कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो व्यंजन है, और व्यंजन तभी बनेगा जब आप उसके नीचे क्या लगाओगे? हलंत का चिन्ह लगाओगे। हलंत का चिन्ह लगाओगे तभी वो व्यंजन वर्ण कहलाएगा। अब जैसे आया पेष्टुम, इसमें भी श और ट है, मूर्धन्य श और मूर्धन्य ट है। तो यहाँ पर हमने पेश यानी इसको नहीं बदला है। जब मूर्धन्य श को नहीं बदला है तो फिर किसको बदलेंगे हम? ट को, मूर्धन्य को। और ट किसके स्थान पे आ रहा था? त के। तो ट में त जुड़ेगा तो त हो जाएगा, और इसमें ऊ की मात्रा वो क्यों रहेगी? तो पेश धन तुम। ऐसे कैसे? तट्टिका, ट के बाद ट, दो बार आ रहा है एक ही बार, शटू वाले वर्ण है। तो तत् धन टीका, तत् धन टीका, क्योंकि ट किसके स्थान पे आता है? त के। कृष्ण, याद रखना इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि कृष्ण में श और ण आ रहा है, ण भी ट वर्ग का है, शटू वाले वर्णों का है। तो यहाँ पर श को नहीं बदलेंगे हम, तो हो जाएगा कृष्ण। अब ये न, ण किसके स्थान पे आ रहा था? न के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्ण धन न, न ण में परिवर्तित होगा। विष्णु, तो वो का वो श एज इट इज रख लेंगे, और ण किस में परिवर्तित हो जाएगा? न में। तो विश्व धन नु। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि शटू के जो वर्णों के अंदर जो स्वर की मात्रा है, उस स्वर की मात्रा को कहीं परिवर्तित नहीं करना, वो एज इट इज रहेगी। षष्ठ, अब इसमें श और ठ आ रहा है, तो शश, और ठ किसके स्थान पे आ रहा था? थ के। तो यहाँ पर हो गया शश धन थ। दुष्ट, तो दुष्ट धन ट को बदला तो हो जाएगा त। आकृष्ट, तो श और ट, तो श को नहीं बदलेंगे तो ट किस में परिवर्तित होगा? त में। तो आकृष्ट धन त। धनुष टंकार, अब धनुष टंकार में देखो क्या है कि श और ट, श और ट, श मूर्धनी और ट भी मूर्धनी। तो यहाँ पर हम इस मूर्धन्य श को किस में बदलेंगे? दंतीय स में। तो क्या हो जाएगा? धनुष धन टंकार। उडयन का हम देख चुके हैं, गलत लिख लिया, उद धन डयन। तो इस प्रकार से ये षटोत्तर संधि हुई। तो हमने आज व्यंजन संधि के दो भेद पढ़े, एक जिसका नाम था षचुत्व संधि और दूसरा था षटोत्तर संधि। षचुत्व में क्या आदेश होता है? षचु। और षटोत्तर में क्या आदेश होता है? षटु। बस याद ये रखना है कि यदि श और च वर्ग के वर्ण हो तब वहां पर कौन सी संधि होती है? षचुत्व। और यदि मूर्धन्य श और ट वर्ग हो, क्या हो? ट वर्ग, श और ट वर्ग में से कोई वर्ण हो तो वहां पर संधि कौन सी होती है? षटोत्तर संधि। और दोनों के स्थान पे जब विच्छेद होगा तो विच्छेद किसके स्थान पे होगा? इस्तो के। इस्तो मतलब स और त वर्ग, त, थ, द, ध और न, यानी इस्तो के स्थान पर परिवर्तन होगा। जो परिवर्तित आएगा वो इस्तो के स्थान पर ही होगा, दोनों में, षचुत्व में और षटुत्व में। दोनों में ध्यान ये रखना है कि जिस वर्ण के स्थान पे जो वर्ण आ रहा है वही आदेश होगा। जैसे इस्तो के स्थान पे षचु आदेश होता है, इस्तो के स्थान पर, अब ऐसा नहीं स के स्थान पे आप च लिखो, नहीं, अब स जहां है वहां पर तालव्य श ही आएगा। त है, त के स्थान पे च ही होगा, थ के स्थान पे छ ही होगा, द के स्थान पे ज ही होगा, ध के स्थान पे झ ही होगा और न के स्थान पे य ही।
ऊपर के जो वर्ण है उसके स्थान पे उसके सीध के जो वर्ण है वही उसके आदेश होंगे, और ये वर्ण ही आपको शब्द में दिखाई देंगे। जब संधि युक्त जो पद होगा उस संधि युक्त पद में आपको इस शचु वाले वर्ण 6 वर्णों में से कोई ही वर्ण दिखेंगे, और विच्छेद करते समय इस्तो वाले वर्णों में से कोई वर्ण लेके आपको इसका विच्छेद करना है। ऐसे के ऐसे आपके शटुतों में होगा। शटुतों में जो ये श और ट वर्ग में से वर्ण है, ये ही आपके संधि युक्त जो पद होगा जिसका संधि विच्छेद करना है, उसमें ये श या ट वर्ग में से कोई 2 वर्ण आएंगे, उनके स्थान पर आपको इस स या त वर्ग में से विच्छेद करना है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि व्यंजन वर्ण का ही विच्छेद करें। जैसे ये उदाहरण हमने देखा इष्ट वाला, इसमें जरूरी नहीं है कि आधा वर्ण श है तो यहीं से विच्छेद करें, ट का भी यानी दूसरे वर्ण का भी विच्छेद अपन कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, पेष्टा, इसका यदि मैं यूं करूं पेश धन टा तो भी सही है, और पेश धन ता तो भी सही है, यानी दोनों ही उदाहरण इसके जब विच्छेद करते हैं तो दोनों ही सही हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब एक वर्ण को बदले तो दूसरा वर्ण, जैसे यदि मूर्धन्य श को बदल देते हैं, जैसे स आ गया, तो इस ट को नहीं बदलना है, और यदि इसको नहीं बदलते हैं तो फिर किसको बदलेंगे, दूसरे वाले वर्ण को। तो यहाँ पर जैसे इसमें नहीं बदला तो यहाँ पर जो ट था वो किस में परिवर्तित हो गया, ट में परिवर्तित हो गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब इस संधि के जो 2 पद हो रहे हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, इस प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो हलंत वाला यानी व्यंजन वर्ण होना चाहिए। यदि आपने गलती से ये व्यंजन यानी हलंत लगाना भूल गए तो वो उदाहरण आपका सही कभी नहीं हो सकता। इसलिए तो कहते हैं कि संस्कृत एक मैथमेटिक्स के समान मार्किंग सब्जेक्ट है, बस छोटी सी गलती पूरे उदाहरण को गलत कर देती है। यदि जैसे आपने लिखा कि रामस धन चिनोति, यदि रामस धन चिनोति, तो अब यहां पर यदि स का हलंत यदि आपने हटा दिया और ये लिख लिया तो ये उदाहरण गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, हलंत व्यंजन। तो ये मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। स्वर संधि में जैसे हम दोनों तरफ से स्वर रख रहे थे, स्वर के बाद भी स्वर था, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस ऐसी छोटी छोटी चीजों का आपको गौर करना है, ध्यान रखना है और आराम से संधि विच्छेद करना है। छोटी सी भूल, छोटी सी गलती पूरे उदाहरण को गलत कर देती हैं। आराम से इस प्रकार के उदाहरणों का जब संधि विच्छेद करते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों के अंदर इस प्रकार का हलंत यानी व्यंजन आपको करना होता है। इसको हलंत कहते हैं। हलंत मतलब अंत में हल यानी व्यंजन, और व्यंजन हमेशा आधा होता है। तो इस प्रकार से आज हमने व्यंजन संधि के 2 भेदों का अध्ययन किया, एक शचुत्व और दूसरा शटुत्व। आगे के उदाहरण, आगे के जो संधि के व्यंजन संधि के भेद हैं उसका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज संधि के दोनों भेदों का आपने भली भांति अध्ययन किया और आपने आराम से इसका अध्ययन करके समझ में आया ये प्रकरण टॉपिक। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे वापस मेरे तक ध्यान में लाएंगे, हम इसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई भी शंका है, कोई भी आपके यदि मन में डाउट है तो डाउट न रखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम एग्जाम में देने जा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले कोई भी टॉपिक का डाउट हमारे सामने नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या कह रहा है, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है या नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने व्यंजन संधि के 2 भेदों का अध्ययन किया, शचुत्व संधि और शटुत्व संधि। आगे के भेदों का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।